हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। फाइनली लाइव मिल रहा हूं आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद। बीच में भी कमेंट भी आ रहे थे कि सर तबीयत सही नहीं है क्या, बिल्कुल वायरल फीवर हो गया था, अब सही हूं और चेहरे पे नूर और स्माइल बिल्कुल झलक रहा होगा। और आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला तो 15 साल में जो नहीं हुआ है पहली बार हुआ है और वो आपके लिए एज एन इन्वेस्टर बहुत मायने रखता है। और दूसरा है कि वॉरेन बफेट सर 5 ऐसे शेयर हैं जिसको अगले 50 साल तक बेचना नहीं चाहते हैं और वो ऐसा करने में माहिर हैं। तो वो कौन से शेयर हैं, आप कैसे क्या उस पे पोजीशन बना सकते हो, दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। और साथ में गुड न्यूज़ ये है कि 6 मई को रात में 9 बजे एक सेशन होने वाला है जिसमें स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग सेशन और क्रिप्टो का ट्रेडिंग सेशन दोनों को कवर करेंगे। साथ में बेनिफिट ये है कि आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, साथ में उसका रिवीजन कराएंगे, ग्रुप में जो सिखाए हैं उसके बारे में जब जब मुझे लगेगा वो अपडेट करेंगे। तो सिर्फ 99 रुपीज़ में इतना कुछ मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और स्टॉक मार्केट में अभी की क्या पोजीशन है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी उसी में बताएंगे। यानी 99 में मिलेगा सब कुछ, बहुत कुछ। लिंक को खुद भी ज्वाइन कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करके उन्हें भी ज्वाइन कराइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉरेन बफेट सर के शेयर पे लास्ट में आते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जहां पर हमारे जो घरेलू इन्वेस्टर हैं उन्होंने विदेशी इन्वेस्टर को पीछे छोड़ दिया है। मार्च 2025 तक डीआईआई की हिस्सेदारी एफपीआई से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने का मतलब डीआईआई की हिस्सेदारी बढ़ना ही है। अब यहीं पर है सबसे बड़ा क्लू जिसमें हम बात करेंगे और चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि भैया ये डीआईआई हैं, उन्होंने एफपीआई को जो पीछे छोड़ा है तो आखिर क्या है। तो 31 मार्च 2025 तक एनएससी में लिस्टेड कंपनी में डीआईआई की हिस्सेदारी 17.62% हो गई। ठीक है, 17.62। अब डीआईआई में कौन कौन आता है, बीमा कंपनी आती है और म्यूचुअल फंड आते हैं। और हम जैसे रिटेल भाई म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा लगा रहे हैं, लगातार पैसा लगा रहे हैं। आज के डेट में अगर एफपीआई की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी 17.22 है, यानी हम लीड कर रहे हैं। मार्जिन थोड़ा सा है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा हुक है जिस पे हम आएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कि जब एफपीआई पैसा निकालते हैं तो हमारे मार्केट को कौन संभालता है, डीआईआई संभालता है। ठीक है, यानी अगर हम म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा डाल रहे हैं तो हमारा मार्केट के गिरने का चांसेस बहुत कम रहता है। यानी मार्केट गिरता ज़रूर है बट वो ताश के पत्तों की तरह नहीं बिखरता है जो कि पहले बिखर जाता था। यहाँ पर आप में से जो लोग कोविड के बाद आए होंगे उन्हें ये बात शायद समझ में ना आए, बट जो लोग भी कोविड से पुराने होंगे, 8 साल 5 साल 8 साल 10 साल पुराने इन्वेस्टर होंगे, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहले अगर यूएस मार्केट 1% गिरता था तो क्या हम 4% गिरते थे या नहीं गिरते थे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पहले हमारे मार्केट को एफपीआई कंट्रोल करते थे, लेकिन अब डीआईआई के आने से ये चीज़ बदलती जा रही है। क्योंकि डीआईआई क्या है, हमारे इंडियन मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उनकी बुनियादी बातों को समझते हैं और उसी के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एफपीआई ऐसा नहीं करता है, एफपीआई सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो दोनों के इन्वेस्टमेंट के थॉट प्रोसेस में फ़र्क होता है। और अगर आप सोचो कि डीआईआई अगर हमारी भारतीय मार्केट की बेसिक चीज़ों को समझता है, फंडामेंटल को समझता है, देश की स्थिति को समझता है, उसके अनुसार अगर इन्वेस्ट करता है, प्लस हमारे म्यूचुअल फंड में लगातार पैसे का इनफ्लो आता रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या हम गिरावट में भी उतना ज़्यादा गिर पाएंगे? तो आंसर है नो। और पिछले कुछ सालों में जो हम लोगों ने मिलकर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में जो जमकर इन्वेस्ट किया है, इससे डीआईआई को मजबूती देने में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा हाथ बढ़ाया है। तो एक चीयर्स तो बनता है, उस चीयर्स पे एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी अगर हम म्यूचुअल फंड की एयूएम में बात करें तो मार्च 2023 में ये 15.17 लाख करोड़ था, जो मार्च 2025 में बढ़कर पता है 29.45 लाख करोड़ हो गया। कितनी बढ़ोतरी हुई, 94% की बढ़ोतरी हुई। अब 94% की बढ़ोतरी हुई तो आप सोच लो, कमाल धमाल बेमिसाल। ठीक है, और एनएससी में लिस्टेड कंपनियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी बढ़कर 10.35% हो गई। तो अब इतनी बड़ी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट को सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। और इसमें सबसे बड़े डीआईआई कौन है, गेस कर सकते हैं, उनका नाम है एलआईसी। इसने लिस्टेड कंपनियों में 15.17 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड में हम बात करें
तो एसबीआई म्यूचुअल फंड आ गए, उन्होंने 595 कंपनी में 7.26 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आईसीआईसी का नंबर आता है जिसने 5.33 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया है। अब चूंकि इधर में आपको पता ही है एफआईआई ने काफ़ी पैसा निकाला था, उसके कारण धीरे 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 इनकी हिस्सेदारी घटी है, बट अब इन्होंने धीरे धीरे पैसा डाला है। अब ये जो धीरे धीरे पैसा निकाला है और डाला है, इसको भी हम चार्ट के हिसाब से समझने वाले हैं, इसको समझिएगा। अभी अगर हम एफपीआई और डीआईआई का कहते हैं स्वामित्व का अगर अनुपात देखें तो 1 से घटकर 0.98 हो गया है। और सबसे बड़ा अंतर पता है कब है? मार्च 2015 में था, जब डीआईआई की हिस्सेदारी एफपीआई से 10% कम थी, और उस समय डीआईआई की होल्डिंग एफपीआई से 49.82% थी। इसका अर्थ क्या, जो मैंने रिलेट किया कि उस समय के आप मार्केट को जाके देखो तो हम ताश के पत्ते की तरह बिखर जाते थे, और उस समय कोई भी आर्टिकल लिखा जाता था तो यही कहा जाता था कि यूएस मार्केट को अगर छींक भी आई तो भैया हमारी स्थिति खराब हो जाती है। तो यानी हम आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी एफआईआई से आगे होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर ये बहुत ज़्यादा हुई तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। 31 मार्च 2025 तक डीआईआई खुदरा इन्वेस्टर कौन हुए? जिनके पास 2 लाख रुपए तक की शेयर होल्डिंग है। और अमीर व्यक्ति कौन? जिनके पास 2 लाख रुपए से अधिक, यानी एचएनआई वाले। उनकी संयुक्त हिस्सेदारी 27.10% है। देखिए एफपीआई अभी भी इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि एफपीआई इंपॉर्टेंट नहीं है सर, वो चले जाएं फिर। लेकिन अब क्या है कि अगर इस तरीके से हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो कहावत है ना कि किसी कंपनी पे जिसका कंट्रोल ज़्यादा उसका पावर चलेगा, दूसरे का कम चलेगा। तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी, जो हमें अच्छा रिटर्न भी कमा के देंगी। या कोई बैड न्यूज़ आता है तो उस बैड न्यूज़ में जो आप लोग घबरा जाते हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चीज़ें आपको बचाएंगी। उस चीज़ में आपको मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा मार्केट को ट्रैक करते होगे या हमारी पुरानी वीडियो को देखे होगे, जहाँ पर हम लोग लगातार आप लोगों के साथ बात कर रहे थे, चाहे YouTube मेंबरशिप की वीडियो को प्रूफ की तरफ से देख लो, कि जहाँ पर हम लोगों ने मार्च के समय के आधार पर 22,000 के पास से बताया था कि मार्केट में अब आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, कंज्यूमर सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो। और आज भी वही बात कर रहे हैं, और आपने नीचे से बाउंस भी देखा। हम आज भी कहते हैं कि ये मत समझना कि मार्केट में वन स्टॉप रैली आ गई, बट हम ये ज़रूर कहते हैं कि आपको इन्वेस्टर बने रहना चाहिए। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न आता है वैल्यूएशन। क्योंकि जब मार्केट 22,000 के लेवल पे आया, तब हमने आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, सबका वैल्यूएशन दिखाया था कि किस तरीके से वैल्यूएशन आए। और वो वैल्यूएशन जब जस्टिफाइड हुए तो फिर आप देखो कि एफआईआई को किसी भी निगेटिव न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यानी मैं जो हमेशा कहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है वैल्यूएशन नाम की चिड़िया। जब वैल्यूएशन अगर आपका जस्टिफाइड होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, बशर्ते कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करने वाली हो और आपकी सरकार की पॉलिसी आगे बढ़कर आगे बढ़ने वाली हो, और दोनों चीज़ मैच करती है तो फिर इन्वेस्टमेंट आता ही आता है। हाँ, हो सकता है वो थोड़ा सा स्लो दिखे, थोड़ा सा धीरे दिखे, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में कर्ज लेके इन्वेस्ट मत करो। वो पैसे से करो जिसकी ज़रूरत 3 साल 5 साल के बाद हो, तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो और बेहतर पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोविड के बाद से 4 महीने 6 महीने में कई सारे स्टॉक पैसे को डबल कर रहे थे, तो लोग अपने बिजनेस को छोड़कर यहाँ पर आ रहे थे। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड में 15% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा था, तो जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको लगता था अरे बाबा मेरा धंधा तो 8% 6% का रिटर्न देता है, चलो म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, पैसा का फ्लो इस तरीके से था। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा का फ्लो टाइट हो गया। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बाद भी वैल्यूएशन जैसे ही जस्टिफाइड हुआ, क्या मार्केट रुका? आंसर है मार्केट नहीं रुका। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अगर आप समझेंगे कि हाँ नहीं, वैल्यूएशन जस्टिफाइड हुआ, चीज़ें जस्टिफाइड हुई, तो एफआईआई भी आए। अब हाँ हमें और अच्छा एक चीज़ और, मैंने क्या बोला था, इस गिरावट में जो शेयर ज़्यादा नहीं गिरेंगे वो सबसे तेज़ भागेंगे। अगर आप चार्ट पे चेक करोगे तो वही बिल्कुल वैसा हुआ, क्योंकि वो उनके फंडामेंटल की मजबूती को बताता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक से सबसे पहले तो आपने ये सीख लिया होगा कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, यानी हमें म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें लगाते रहना चाहिए। डीआईआई जैसे जैसे मजबूत होंगे, आगे आने वाले सालों में साल दर साल हमारी
डीआईआई की कंडीशन जैसे जैसे मजबूत होगी, वहाँ पर मार्केट में किसी भी निगेटिव न्यूज़ से जो गिरावट बनेगी वो बहुत बड़ा पैनिक नहीं क्रिएट करेगी, बल्कि आप लोगों को रहेगा नहीं ठीक है, हमारे डीआईआई की स्थिति मजबूत है, अगर इकोनॉमी सही तरीके से काम कर रही है, सरकार सही तरीके से काम कर रही है, तो हमें वापस से बाउंस बैक करने का सबसे पहला और सबसे तेज़ मौका मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, और ये बहुत बड़ी लर्निंग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहते हैं उनके लिए। बात पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप भर सकते हैं हमारे साथ। अब हम आते हैं वॉरेन बफेट सर पर, हमारे गुरु पर। देखिए यहाँ पर एनुअल मीटिंग में उन्होंने 5 जापानी कंपनी का समर्थन किया है। अब इससे हिंट क्या गया, जापानी मार्केट पे गया। पहला हिंट जापानी मार्केट पे। दूसरा, 5 कंपनी कौन सी है, तो 5 कंपनी है इतोचू, मारुबेनी, मित्सुबिशी, मित्सुई और सुमितोमो। उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.8% कर दी है। और सर का क्या कहना है कि अगले 50 सालों में हम इन्हें बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब आप कहोगे ये बात बदल सकती है, तो सर इनके आप होल्डिंग को जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि भैया ये इन्वेस्ट करते हैं तो लंबा ही खेलते हैं और लंबा ही रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको 2 हिंट मिलती है। पहली हिंट मिलती है कि भैया 5 शेयर यानी जापानी मार्केट, यानी आप जापानी मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो वहाँ जा सकते हो। कोई जापानी मार्केट में जो म्यूचुअल फंड है जहाँ पर ये 5 शेयर हैं जिनकी होल्डिंग ज़्यादा है, आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द वे जहाँ पर आप इस तरीके से अपने बारे में प्लान कर सकते हो, और वो भी म्यूचुअल फंड के लिए आप हम गूगल फॉर्म भर सकते हो, तो हम उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। तो भैया वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत कर दीजिए और मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।